हेलो गाइड्स, वेलकम बैक इन QC हिंदी क्लासेस। मैं जेपी सर, मैं फिर से आप सभी के बीच एक नए चैप्टर के साथ, एक नए प्रकरण के साथ प्रेजेंट हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लगभग सारे कंपटीशन में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। जी हाँ मेरे सभी विद्यार्थियों, जिस चैप्टर के बारे में हम बात करना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम है क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होता है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिया चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी मूल बिंदु हमारा क्या क्या है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्रिया शब्द जो है, हिंदी व्याकरण में जो क्रिया शब्द है उसका निर्माण कहाँ से हुआ है। शब्द का निर्माण, पहला मूल बिंदु ये होगा हमारा। दूसरा मूल बिंदु होगा क्रिया की परिभाषा, अर्थात क्रिया किसे कहते हैं। और तीसरा मूल बिंदु होगा जो लगभग इसी मूल बिंदु से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनकर आते हैं, और वो तीसरा मूल बिंदु है क्रिया के भेद। मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूँ, क्रिया के भेद, हिंदी व्याकरण में क्रिया के भेद को दो प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी व्याकरण में क्रिया के भेद यानी प्रकार को समझने के लिए हम दो प्रकार के आधारों पर जानने का प्रयास करेंगे, जो एक है कर्म के आधार पे, और एक है संरचना के आधार पे। संरचना या प्रयोग भी लिख सकते हैं, है ना, प्रयोग के आधार पर देख सकते हैं। यानी हमें जो क्रिया टॉपिक, जो आज का प्रकरण है क्रिया, उस चैप्टर में हमें मेन किस मूल बिंदुओं पर फोकस करना है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है। जो पहला मूल बिंदु है कि क्रिया शब्द का निर्माण कैसे होता है। दूसरा मूल बिंदु क्रिया किसे कहते हैं, अगर क्रिया शब्द का निर्माण हुआ है तो क्रिया किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। और तीसरा मूल बिंदु हम लोग जानेंगे कि क्रिया के भेद यानी प्रकार कितने होते हैं। तो इसको दो आधार पे जानेंगे। एक होता है कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे, और संरचना या प्रयोग के आधार पे लगभग 5 प्रकार के भेद को हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए एक एक मूल बिंदु को उठाते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको समझते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं सारी बातें क्लियर होगी। तो सबसे पहले मूल बिंदु है क्रिया शब्द का निर्माण। क्रिया शब्द का निर्माण यानी कहीं ना कहीं हमारे मानस पटल पे ये प्रश्न उठकर आ रहा है, या ये प्रश्न बनकर आ रहा है कि जो क्रिया शब्द है उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूं कि क्रिया शब्द का निर्माण क्रि धातु से हुआ है। क्रिया शब्द का निर्माण क्रि धातु से हुआ है, क्रि धातु से हुआ है। अब धातु क्या होता है, धातु किसे कहते हैं, ये भी जानना हमारे लिए प्रश्न बनता है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं कि धातु को इंग्लिश में रूट बोलते हैं।
धातु को इंग्लिश में रूट बोलते हैं, ठीक है। अब धातु क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो धातु है क्रिया का ही मूल रूप होता है, अर्थात क्रिया का ही मूल रूप कहलाता है ना। जिस तरह इंग्लिश में धातु को रूट कहते हैं, उसी तरह क्रिया का जो मूल रूप होता है, मूल मतलब मेन, जो मेन रूप होता है वही क्या होता है, धातु कहलाता है, ठीक है ना। और दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जो धातु से तात्पर्य क्रिया का मूल रूप अर्थात क्रिया का निर्माण धातु से ही होता है। हम कह सकते हैं कि जो क्रिया का निर्माण होता है वो धातु से ही होता है, ठीक है। और भी इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी धातु में, अब धातु कोई भी हो, अगर हम धातु में, अगर हम किसी भी धातु में अगर हम ना जोड़ देते हैं, समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर हम किसी भी धातु में अगर हम ना जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, क्रिया मिल जाता है, हमें क्रिया की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात इस तरह कह सकते हैं कि क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक धातु शब्द ले लिया पढ़, मैंने एक शब्द ले लिया, धातु रूप ले लिया पढ़, और उसमें मैंने ना जोड़ दिया तो ये शब्द क्या बन गया, पढ़ना। पढ़ना जो कि क्या है, क्रिया है, जो कि क्या है, क्रिया है। इसी तरह रह शब्द ले लिया, इसमें अगर मैंने ना जोड़ दिया तो क्या हो गया, रहना, है ना। लिख ले लिया, लिख शब्द में ना जोड़ दिया तो क्या हो गया, लिखना। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि जो आगे का ये शब्द है, ये जितने भी आगे का शब्द दिखाई दे रहे हैं ये सारे धातु हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धातु में अगर हम ना जोड़ देते हैं तो वो क्रिया का रूप हो जाता है, ठीक है, अर्थात क्रिया कहलाता है। और कैसे कहलाता है ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब इसी चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि अगर हिंदी में या हिंदी व्याकरण में ये टॉपिक आया है, क्रिया चैप्टर आया है, तो क्रिया की ऐसी क्या महत्वपूर्ण रही होगी, क्रिया की ऐसी क्या महत्ता रही होगी, इम्पोर्टेंट रहा होगा कि इसे हिंदी व्याकरण में लाया गया है। तो ये भी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर हम कोई भी वाक्य लेते हैं और उस वाक्य में अगर क्रिया नहीं है तो उस वाक्य को अधूरा माना जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। हिंदी में अगर हम एक वाक्य की बात करें तो उस वाक्य में अगर महत्वपूर्ण होता है तो कर्ता के साथ साथ कर्म का भी होना आवश्यक है और कर्म के साथ साथ क्रिया का भी होना आवश्यक है। अगर हम तीनों को ऐड करके चलते हैं तो एक कहीं ना कहीं कंप्लीट वाक्य बनता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें सबसे अधिक किसकी महत्वपूर्णता रहती है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, तो हम बात करेंगे क्रिया, अर्थात हम क्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी वाक्य में अगर क्रिया नहीं है तो वह वाक्य इनकम्प्लीट है, यानी कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ये भी बातें क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्रिया क्या है तो सभी का जवाब होगा कि इसमें क्रिया पढ़ना है, इसमें क्रिया पढ़ना है।
अगर हम कर्म की बात करें तो आपका सभी का जवाब होगा कि पुस्तक शब्द क्या है, कर्म है। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि इसमें कर्ता क्या है तो आप सभी का जवाब होगा कि राम जो है कर्ता है, यानी सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम क्रिया को यहाँ से गायब कर देते हैं, अगर हम क्रिया हटा देते हैं तो क्या ये वाक्य कंप्लीट है? राम पुस्तक है, ये वाक्य किधर ले जा रहा है? इनकम्प्लीट के तरफ ले जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी वाक्य में अगर क्रिया नहीं है तो वाक्य इनकम्प्लीट है, अर्थात उसके बिना वो वाक्य अधूरा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी में अगर किसी भी वाक्य में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो क्रिया का होना इम्पोर्टेंट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक एक बातें जो बताई जा रही है वो सारी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा मूल बिंदु के तरफ चलते हैं। पहला मूल बिंदु यहाँ पे क्लियर हो गया। पहला मूल बिंदु था कि क्रिया शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्रिया शब्द का निर्माण क्रि धातु से होता है। अब धातु क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे पढ़, लिख, दौड़, है ना। और इन शब्द धातुओं में हम ना जोड़ देते हैं तो क्रिया का रूप ले लेता है। तो ये बातें अब क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे मूल बिंदु की तरफ चलते हैं और दूसरा मूल बिंदु है कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है। तो आइए उसको भी देखते हैं। दूसरा मूल बिंदु, क्रिया की परिभाषा। वैसे तो हम बचपन से ही छोटी कक्षाओं में पढ़ते हुए ये भी आ रहे हैं कि कोई भी काम हम करते हैं, चाहे वो काम कुछ भी हो, दौड़ना, हंसना, पढ़ना, लिखना, रोना, ये सब क्या है? वर्ब है, यानी क्रिया है। तो कह सकते हैं कि देखिए, डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ही कह रहा हूँ वही डेफिनेशन होगा। आप लोग डेफिनेशन अपने से भी तैयार कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से, ध्यान रखिएगा, शब्द कुछ भी हो सकता है, दौड़ना, हंसना, पढ़ना, लिखना, तो कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी भी कार्य का होना या करना समझा जाए वही क्या है? क्रिया है। या फिर एक दूसरे शब्दों में ये भी परिभाषा कह सकते हैं कि किसी काम के करने अथवा होने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। तो इस तरह मैंने दो डेफिनेशन आप लोग को बता दिया है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मैंने अभी आप लोग को जो परिभाषा समझाया है यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए क्रिया कहलाता है। ओके, एक दूसरा परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि किसी काम के करने या होने का बोध का मतलब होता है ज्ञान, कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे दौड़ना, पढ़ना, लिखना, हंसना, खाना, पीना, सब हो जाएगा। ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक है ना, आदि। तो आप लोग ये परिभाषा लिख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इससे बेहतर और इससे आसान परिभाषा आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह हमने दो मूल बिंदु क्लियर कर दिया इस टॉपिक से संबंधित। पहला, क्रिया शब्द का निर्माण, और दूसरा मूल बिंदु, क्रिया की परिभाषा। अब हम लोग चलेंगे तीसरा मूल बिंदु, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर कंपटीशन के एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी मूल बिंदु से बनते हैं। और तीसरा मूल बिंदु है क्रिया के भेद। यानी तीसरा मूल बिंदु हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण है। क्रिया के भेद को जानने के लिए इसको दो प्रकार के आधारों पर बांटा गया है। कितने? दो। और पहला होता है, और ये कंपटीशन में एक बार नहीं, दो बार नहीं,
कई बार पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि किसके आधार पे कितने भेद होते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। एक होता है जो लिख सकते हैं कर्म के आधार पे, कर्म या रचना के आधार पे, के आधार पर, ठीक है। और एक बांटा गया है संरचना। संरचना को हम लोग बोल सकते हैं प्रयोग, प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पे हम क्रिया के भेद को दो प्रकार से समझेंगे, दो प्रकार से। कितने? दो प्रकार से। और संरचना के आधार पे हम लोग कम से कम 5 प्रकार के जानेंगे। कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछता है? कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में कई तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, है ना। कभी कभी कंपटीशन में सीधा सीधा ऐसे सवाल पूछ लेता है। तो जो बच्चे या बच्चियां हमारे वीडियो अंत तक देखेंगे उन्हीं को ये सारी बातें क्लियर होगा, है ना। तो जो बच्चे हमारे वीडियो अंत तक देखेंगे तो वो तुरंत बता देंगे कि कर्म या रचना के आधार पे जो क्रिया के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन सा, यहाँ पर ये भी मैं क्लियर कर दूं। तो एक होता है अकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया, और दूसरा जो होता है सकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, सकर्मक क्रिया देख सकते हैं। कर्म के यानी रचना के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं संरचना के आधार पे। अगर सवाल पूछता है, क्वेश्चन करता है कि संरचना या प्रयोग के आधार पे, संरचना या प्रयोग के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 5। किसी किसी बुक में 4 भी देता है, किसी किसी बुक में 6 भी दे देता है, लेकिन आपको ये 5 याद रखिएगा। कौन कौन सा? पहला जो होता है संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब जोड़ना, है ना, जुड़ा हुआ, संयुक्त क्रिया। दूसरा होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तीसरा जो होता है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा जो होता है नाम बोधक क्रिया, चौथा जो होगा आपका नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, या कहीं कहीं नाम धातु के नाम से भी आता है, नाम धातु भी इसको कहते हैं ना, नाम धातु क्रिया। और जो 5वां होता है वो होता है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये बहुत कम किताबों में देखने के लिए मिलता है और जो मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। पूर्वकालिक क्रिया तो फिर से यहाँ पर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि ज़्यादातर कंपटीशन में क्वेश्चन यहीं से उठाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो जवाब होना चाहिए आप लोग का कि 2। कौन कौन सा? अकर्मक क्रिया और दूसरा जो होता है सकर्मक क्रिया। अब सवाल पूछ लेता है कि संरचना या प्रयोग के आधार पे क्रिया के नाम बताइए, या कंपटीशन में 4 में से 1 दे देगा, पूछेगा कि संरचना के आधार पे इनमें से कौन सा है। तो ये नेम याद रखिए, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो आज के जो वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जाना? पहला कि
क्रिया का निर्माण कहाँ से हुआ, दूसरा क्रिया किसे कहते हैं, और तीसरा जो क्रिया के भेद हैं वो कितने आधारों पर बांटा गया है, और बांटा गया है तो कौन कौन से हैं, यानी कितने प्रकार हैं उसके। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज के वीडियो में प्रोवाइड कराया है, सारी बातें एक एक क्लियर किया हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज की जो हमने ये पढ़ाया है चैप्टर आप लोग को कैसा समझ में आया है या नहीं आया है, अपना विचार जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो क्रिया से संबंधित हमारा पार्ट 2 जो वीडियो आएगा तो उसमें हम एक एक बातें ये भी जानेंगे पूरा कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होता है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि संयुक्त क्रिया क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, नामबोधक क्रिया क्या होता है और पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोग किस में जानेंगे, पार्ट 2 में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो जो मैंने सारी बातें क्लियर किया है आप लोग को कंठस्थ हो गया होगा, समझ में आई होगी। तो थैंक यू, जय हिंद।